नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है सत्यजीत रे की कहानी बहरूपिया। निकुंज साहा ने न्यू महामाया केबिन में एक कुर्सी पर कब्जा किया, एक कप चाय और एक प्लेट आलू फ्राई का आदेश दिया और ध्यान से चारों ओर देखा। क्या उसका कोई परिचित वहां रेस्टोरेंट में था? हाँ, रसिक बाबू और श्रीधर पहले से ही यहाँ थे। पंचानन शायद 10 मिनट में आ जाएगा। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। उनके भेष बदलने की सफलता इसमें थी कि उन्हें किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति ने नहीं पहचाना। अभी तक उनके सभी भेष उल्लेखनीय रूप से सफल रहे थे। आज उनका आधा चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था और प्लास्टिसिन की मदद से उनकी नाक के आकार को थोड़ा बदल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी चाल और बोलने की शैली को पूरी तरह से बदल दिया था। पंचानन कुई जो उन्हें 10 साल से जानते थे, जब वे निकुंज से माचिस मांगने आए तो उन्हें पहचान नहीं सके। निकुंज ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर यह भी कहा था, तुम पूरा डिब्बा रख लो, मेरे पास एक और है। पंचानन ने अपनी आवाज में भी पहचान का कोई संकेत नहीं दिया था। यह कला का सार था। निकुंज की अन्य सभी रुचियां कम हो गई थी। भेस बदलने का यह शौक लगभग एक जुनून बन चुका था। उसके पास बहुत समय था क्योंकि उसने वह काम छोड़ दिया था जो उसके पास पहले था। वह कॉलेज स्ट्रीट पर ओरिएंट बुक कंपनी में सेल्समैन हुआ करता था। एक निसंतान चाचा की हाल ही में मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने निकुंज के लिए शेयर बाजार से कमाया हुआ धन छोड़ा था। इस पूंजी से हर महीने 750 रुपए का ब्याज आता था, इसीलिए वह आसानी से अपनी नौकरी छोड़ना वहन कर सकता था। वही चाचा अक्सर उससे कहते थे, पढ़ो निकुंज पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोई किताबों से नहीं सीख सकता। आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास शिक्षक ना हो तो भी आपको केवल पुस्तकों की आवश्यकता है। मैंने यह भी सुना है कि किताब में दिए गए निर्देशों से हवाई जहाज उड़ाना सीखना तक संभव है। दो चीजें थी जो उनके चाचा ने खुद किताबों से काफी अच्छी तरह सीखी थी, हस्तरेखा और होम्योपैथी। निकुंज ने उनकी सलाह का पालन किया और चमड़े के काम और फोटोग्राफी पर किताबें खरीदी। बहुत जल्द वह दोनों की मूल बातें सीखने में कामयाब हो गया। करीब 6 महीने पहले उन्होंने कॉलेज स्ट्रीट में एक फुटपाथ पर मेकअप की एक मोटी अमरीकी किताब देखी थी। उसने इसे खरीदने के प्रलोभन को नहीं रोका और तब से इस नई रुचि ने उसके दिमाग पर एक मजबूत पकड़ बना ली थी। अजीब बात यह थी कि निकुंज को उस जगह में कोई दिलचस्पी नहीं थी जहां हर दिन मेकअप की जरूरत होती है, थिएटर में। हालांकि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक लाभदायक तरीके पर विचार किया। उसने सोचा क्या पता वह कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का प्रबंध कर ले। वह नाबा नाटा कंपनी के भूलू घोष को जानता था। दोनों ईस्ट बंगाल क्लब के सदस्य थे। एक दिन निकुंज एमहर्स्ट स्ट्रीट पर भूलू के घर गया और उसे अपनी इच्छा बताई। हालांकि भूलू ने बहुत प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्होंने पूछा, क्यों? क्या आप थिएटर में गड़बड़ करना चाहते हैं? हमारी कंपनी में पहले से ही अपरेश दत्ता हैं। 36 साल से हमारा मेकअप मैन है वह। उसे रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। उसकी उंगलियां मेकअप कला की पारंगत हैं। यदि आपने उसे बताया कि आप इसमें लगभग 6 महीने से काम कर रहे हैं, तो वह आपकी ओर देखेगा भी नहीं। ब्रेक मिलना तो भूल ही जाइए निकुंज। ऐसा प्रतीत होता है आप काफी सुखी और लापरवाह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी ऐसी चीज में शामिल ना हो जिसके बारे में आप पर्याप्त रूप से नहीं जानते हैं। निकुंज ने पेशेवर मेकअप मैन बनने का विचार छोड़ दिया, लेकिन वह अपने ज्ञान का क्या करें?
वह अपने कौशल का अभ्यास किस पर कर सकता था? आखिर वह बाल काटने वाले सैलून जैसा तो कुछ खोल नहीं सकता था जहां लोग आकर अपने रूप रंग को बदलने के लिए पैसे दें। तब उसे एक ख्याल आया, खुद का क्या? उसके रूप में कुछ प्राकृतिक फायदे थे। उसके बारे में सब कुछ औसत था। वह मध्यम कद का था, ना बहुत काला ना ही बहुत गोरा। उसके नैन नक्श न तो तेज थे और ना ही कुंद। सीधी लंबी नाक को छिपाया नहीं जा सकता था। यदि कोई लंबा हो तो उसकी ऊंचाई नहीं छिपाई जा सकती थी। और एक काले रंग को छुपाने के लिए मेकअप की काफी मात्रा को इस्तेमाल करने की संभावना थी। निकुंज ने इन 2 दिनों तक अपने रूप रंग का अध्ययन किया और खुद पर प्रयोग शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद क्या? वह अपने श्रृंगार और भेष से क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकता था? खैर, 2 बातें निश्चित रूप से। सबसे पहले अपनी कला को पूर्णता के शिखर पर ले जाना होगा, और दूसरा अपने सभी दोस्तों को बेवकूफ बनाने का आनंद लेने के लिए। निकुंज ने अपने मेकअप के लिए सामग्री खरीदना शुरू किया। उन्होंने किताब में पढ़ा था कि मैक्स फैक्टर द्वारा निर्मित पैनकेक मेकअप बाजार में सबसे अच्छा था, लेकिन यह भारत में उपलब्ध नहीं था। इसीलिए निकुंज को अपने पड़ोसी डॉक्टर बिराज चौधरी के पास जाना पड़ा। डॉक्टर चौधरी ने एक बार उनका पीलिया का इलाज किया था। निकुंज जानता था कि उनका बेटा जो अमेरिका में पढ़ रहा था, जल्द ही अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर लौटने वाला था। निकुंज ने इधर उधर की कोई बात नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या मैं आपके बेटे से अमेरिका से कुछ लाने का अनुरोध कर सकता हूँ? जैसे ही वह आएगा मैं यहाँ भुगतान कर दूंगा। क्या चाहते हो तुम? मेकअप के लिए सामान। मैं नाम लिख कर लाया हूँ। यह यहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आप मुझे विवरण देंगे तो मैं ज़रूर उसे लिख दूंगा। मैक्स फैक्टर पैनकेक मेकअप 3 सप्ताह के भीतर आ गया। निकुंज ने पहले से ही हर आवश्यक चीज़ खरीद ली थी। ब्रश, स्पिरिट गम, आईब्रो पेंसिल, लापता दांत बनाने के लिए काले तामचीनी पेंट, सफ़ेद बालों के लिए सफ़ेद पाउडर और विग पहनने में मदद करने के लिए कई अच्छे नायलॉन जाल पहले ही खरीद लिए थे। इसके अलावा उसने कुछ खुले बालों के अंश खरीदकर एक एक करके कुछ नायलॉन के जालों पर लगाकर कम से कम 20 अलग अलग मूछें, 20 प्रकार की दाढ़ी और विभिन्न विग बनाए थे। रूखे, मुलायम, सीधे, लहराते हुए, अफ्रीकियों जैसे घुंघराले बाल। लेकिन जाहिर है किसी का चेहरा बदलना ही काफी नहीं था, कपड़े भी बदलने पड़ते थे। निकुंज ने न्यू मार्केट, बड़ा बाजार और ग्रैंड स्ट्रीट का चक्कर लगाकर हर तरह के कपड़े इकट्ठा करने में करीब 1 हफ्ते का समय लिया। इनमें से कुछ दर्जी को बनाने थे क्योंकि सब कुछ तैयार उपलब्ध नहीं था। कपड़ों को छांटने के बाद उसने अपना ध्यान अन्य चीजों की ओर लगाया और अंततः 7 प्रकार के चश्मे, 12 जोड़ी सैंडल, 10 अलग अलग टोपियां जिसमें एक पुलिस निरीक्षक की टोपी भी शामिल थी, इकट्ठा करने में कामयाब रहा। उन्होंने पगड़ी बनाने के लिए 5 तरह के कपड़े और 5 कलाई घड़ी भी खरीदी। सिखों का कड़ा, ब्राह्मणों का जनेऊ, वैष्णव और अन्य धार्मिक समूहों के विभिन्न प्रार्थना माला, पदकों और तावीज़ों का एक विस्तृत वर्गीकरण और अंत में उस्ताद की पोशाक के साथ के लिए हीरे की बालियां चिपकाई। सभी को जोड़कर उनका संग्रह बना। एक बड़ा दर्पण खरीदा गया और उसके ऊपर एक मजबूत बल्ब लगा दिया गया। बिजली कटौती के दौरान भी काम करने में सक्षम होने के लिए उन्हें एक जापानी जनरेटर में निवेश करना पड़ा और अपने नौकर निताई को यह सिखाना पड़ा कि इसे कैसे संचालित किया जाए। उन्होंने 16 नवंबर से अभ्यास करना शुरू किया। अपनी डायरी में तारीख नोट कर ली। सुबह 8 बजे उन्होंने मेकअप का काम शुरू किया और शाम 4 बजे तक खत्म हो गया। वह जानता था कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वह औसत मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से किसी के रूप में कपड़े पहने। भिखारी या मजदूर के रूप में कपड़े पहनने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि असली परीक्षा न्यू महामाया केबिन में जाने और अपने दोस्तों और परिचितों के बीच
एक कप चाय पीने में सक्षम थी। पहले ही दिन उन्हें सफलता मिली। उन्होंने खुद को वकील का रूप दिया था। काले, घनी भौहें और मेल खाने वाली मूछें, सफेद पतलून, एक बहुत इस्तेमाल किया जा चुका काला गाउन, एक पुराना ब्रीफकेस, पुराने काले जूते और ढीले सफेद मोजे। पंचानन आकर अपनी मेज पर बैठ गए। निकुंज के दिल में थरथराहट तब तक बनी रही जब तक वह एक कप चाय की चुस्की लेते हुए वहीं बैठा रहा। लेकिन उस दिन उन्होंने महसूस किया कि कोई अपने आसपास मौजूद व्यक्ति के बारे में कितना उदासीन हो सकता है, खासकर अगर किसी का ध्यान कहीं और था। पंचानन ने उसे देखा लेकिन जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने बाएं हाथ में पकड़ी एक छोटी सी दौड़ की किताब को पढ़ता रहा और अपने दाहिने हाथ से एक ऑमलेट के टुकड़ों को चम्मच से तोड़ तोड़ कर अपने मुंह में भरता रहा। जब उन्होंने वेटर से अपना बिल मांगा, तब भी उसने निकुंज की ओर नहीं देखा। यह एक बिल्कुल नया अनुभव था, एक नया रोमांच। निकुंज जानता था कि उस दिन से यह उसका एकमात्र पेशा होगा। उस शाम जब वह घर लौटा, कुछ अजीब हुआ। वास्तव में उसे इसका अनुमान लगाना चाहिए था, लेकिन यह विचार उसे नहीं आया था। शशि बाबू ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में रहते थे, जो सामने के दरवाजे के ठीक बगल में था। उनके रहने वाले कमरे से इमारत में आने जाने वाले सभी को देखा जा सकता था। शाम के करीब 7:15 बज रहे थे जब निकुंज लौटा। गलियारे में बत्ती जली हुई थी। कौन है? शशि बाबू ने निकुंज के कदम रखते ही पूछा, जो अभी भी एक वकील के रूप में थे। निकुंज रुक गया। फिर वह शशि बाबू के कमरे की ओर चल दिया। अब वे आमने सामने थे। शशि बाबू ने कहा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या निकुंज साहा इस घर में रहते हैं? हाँ, सीढ़ियां चढ़ते ही दाएं मुड़े, पहला कमरा उनका है। शशि बाबू अंदर जाने के लिए मुड़े। निकुंज ने एक पल में अपनी भौहें और मूछें हटा दी और कहा, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। हाँ? शशि बाबू जैसे ही मुड़े, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्यों? ये तुम हो निकुंज? निकुंज सीधे शशि बाबू के कमरे में गया। शशि बाबू को बताना चाहिए कि वह क्या कर रहे थे। अगर इमारत में किसी को विश्वास में लिया जा सके तो इससे चीजें आसान हो सकती हैं। सुनो शशिदा, हो सकता है कि तुम मुझे इस तरह आते जाते अलग अलग रूप में पाओ। मैं एक वकील या डॉक्टर या शायद एक सिख या मारवाड़ी के रूप में मिल सकता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? मैं शाम को बाहर जाऊंगा और रात को लौटूंगा। यहाँ आकर सीधे अपना मेकअप हटाऊंगा। लेकिन यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है, ठीक है? कितना अजीब है ये। आपने इतनी अजीब रुचि कब विकसित की? क्या आप थिएटर में हैं? शशि बाबू एक सज्जन आदमी थे, पढ़ते भी बहुत थे और स्थानीय बंकिम पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष थे। वह मानव स्वभाव के बारे में कुछ जानते थे। ठीक है, उन्होंने कहा, जब तक आप कुछ भी गलत नहीं करते, यह ठीक है। मुझे पता है कुछ लोगों के अजीब शौक होते हैं। निकुंज जानता था कि वह सप्ताह में 2 बार से अधिक भेष बदलकर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सही मेकअप करना एक समय लेने वाला काम था। इसीलिए उन्होंने अपना बाकी समय लोगों के अध्ययन में बिताने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिए न्यू मार्केट निसंदेह सोने की खान थी। बस एक मुलाकात ही उसे वहां आने वाले विविध प्रकार के लोगों से रूबरू कराने के लिए काफी थी। न्यू मार्केट के अलावा वह स्टेडियम में और हिंदी फिल्मों के लिए कतारों में लोगों को देखने गया। अपनी डायरी में उन्होंने उन सभी का विवरण दर्ज किया जो उन्हें दिलचस्प लगे। कुछ मौकों पर उसने उनसे बात करने का बहाना भी ढूंढ लिया। प्रश्न जैसे समय क्या हुआ है, या आपको पता है कौन सी बस गरियाहाट जाएगी, अक्सर उपयोगी साबित होते थे। जिन दिनों वह फुर्सत में होते, अपने सामान्य कपड़ों में न्यू महामाया कैबिन का दौरा करते
अपने दोस्तों के साथ कुछ घंटे बिता दुनिया की समस्याओं पर चर्चा करते। फिर वह हमेशा की तरह वृंदावन बौसाक लेन में अपने फ्लैट में लौट आए। उसका युवा नौकर निताई अपने मालिक के छद्मवेश के बारे में जानता था और वह इस पूरे अनुभव का उतना ही आनंद ले रहा था जितना कि खुद निकुंज। लेकिन निताई की अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता था। क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? क्या तुम मुझे बाबू के रूप में पहचान सकते हो? लेकिन तुम मेरे बाबू हो, मुझे यह पता है। क्या तुम्हारे बाबू की ऐसी मूछें हैं? क्या वह गंजा है? क्या वो ऐसे कपड़े पहनता है? ऐसा चश्मा? क्या वो ऐसे शॉल पहनता है? इन सवालों पर निताई केवल मुस्कुराया और दरवाजे पर टेक लगाकर उसे देखता रहा। निकुंज ने महसूस किया कि उनकी कला कुछ ऐसी थी जिसकी सराहना करना निताई जैसे मूर्ख कभी नहीं सीखेंगे। लेकिन क्या कुछ करीबी दोस्तों को धोखा देना ही काफी था? यह प्रश्न निकुंज के पास बार बार आता रहा। उन्होंने पाया कि उनके दिल में महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। उसे यह पता लगाना था कि मेकअप और भेस बदलने का उसका कौशल दर्शकों के बड़े समूह पर कैसे काम करेगा। उसे जल्द ही एक मौका मिल गया। एक दिन शशि बाबू के कमरे में निकुंज समेत घर में रहने वाले कुछ लोग जमा हो गए। उनमें भुजंग बाबू भी थे, जिनकी रुचि धर्म और योग दोनों में थी। अफवाह यह थी कि वह एक बार लगभग सन्यासी बन गए थे। वास्तव में अब भी वे कई साधुओं को जानते थे और केदार, बद्री, वाराणसी और कामाख्या के दौरे पर थे। यह वही थे जिसने बताया था कि तारापीठ में एक तांत्रिक साधु आया था। पौराणिक कथाओं में मिलने वाले साधुओं की तुलना में उन्हें अधिक अलौकिक शक्तियों के लिए जाना जाता था। बैंक में काम करने वाले हरबिलास ने पूछा, क्या नाम बताया आपने? मैंने नहीं बताया, भुजंग बाबू ने नाराज होकर जवाब दिया। जब भी वह चिढ़ता था तो उसकी भौहें उठाने की आदत थी और उसका चश्मा उसकी नाक से फिसलकर नीचे आ जाता था। क्या यह हिचकी बाबा हैं? हरबिलास ने कहा। अखबारों ने वास्तव में हिचकी बाबा पर एक कहानी छापी थी। ऐसा कहा जाता था कि उन्हें अपने आगंतुकों से बात करते समय हिचकी के गंभीर दौरे पड़ते थे, जैसे कि उनका अंत निकट था। लेकिन वे हर बार ठीक हो जाते और अपनी बातचीत फिर से शुरू कर देते, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। फिर भी डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि वे हिचकी वास्तव में उस किस्म की थी जो किसी को मरने के ठीक पहले हो सकती थी। भुजंग बाबू ने अपने चश्मे को एक उंगली से पीछे धकेल दिया और कहा कि जिस साधु को प्रश्न में रखा गया था उसे कालिकानंद स्वामी कहा जाता था। बीमा एजेंट तन्मय बाबू ने पूछा, क्या आप उससे मिलने जाएंगे? मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। एक साधु के सानिध्य में रहना मुझे हमेशा एक वो एहसास देता है। आपको पता है वो कुछ मुझे कलकत्ता में इस थोक गंदगी से घृणा है। भुजंग बाबू ने कहा कि उनका एक दिन जाने का इरादा था। निकुंज बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चला आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे तुरंत जांच करनी चाहिए कि एक तांत्रिक के रूप में उसे किस तरह की चीजें पहनने की आवश्यकता होगी और उनमें से कितनी चीजें उसके पास पहले से ही थी। उन्होंने बंकिम चंद्र के कपाल कुंडला में एक तांत्रिक के विवरण के माध्यम से एक त्वरित नजर डाली। कुछ भी नहीं बदला था। साधु और सन्यासी आज भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे सैकड़ों साल पहले करते थे। निकुंज एक बार वाराणसी गए थे। दशाश्वमेध घाट पर एक नजर डालने से उन्हें प्राचीन भारत की झलक मिल गई थी। उसने अपनी योजनाएं बनाई। तारापीठ रामपुर हाट के पास बीरभूम में था। उसका एक चचेरा भाई रामपुर हाट में रहता था। वह पहले अपने चचेरे भाई के घर मेकअप किट लेकर जाता, वहां कपड़े पहनता और फिर तारापीठ जाता। यही असली चुनौती थी। उसे यह पता लगाना था कि क्या वह अन्य साधुओं के साथ आसानी से घुल मिल सकता है। इसके अलावा अगर भुजंग बाबू और अन्य लोग भी वहां होते तो बेहतर होता।
अगर वे उसे पहचानने में असफल रहे तो इससे उसे और खुशी होगी। निकुंज के पास पहले से ही वह सब कुछ था जिसकी आवश्यकता थी। उसे बस एक बड़ी छड़ी, एक जोड़ी चिमटा और एक तांबे का कटोरा चाहिए था। उसे एक विशेष विक की भी आवश्यकता होगी, लेकिन इसे काफी आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता था। भुजंग बाबू और उनका परिवार बुधवार को तारापीठ के लिए रवाना होने वाले थे। निकुंज एक दिन पहले चला गया। उसने अपने चचेरे भाई संतोष को अपने आने के बारे में पहले ही बता दिया था। हालांकि संतोष को अभी तक इसका कारण नहीं पता था। संतोष के पिता रामपुर हाट में पूर्णिमा टॉकीज के मालिक थे। 1 साल पहले उनकी मृत्यु के बाद इसका स्वामित्व संतोष को दे दिया गया, जिन्होंने लोकप्रिय हिंदी फिल्में दिखाना शुरू किया और अच्छी कमाई की। संभवतः हिंदी फिल्मों में उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप निकुंज की योजनाओं के बारे में जानने पर वे एक साहसिक कार्य की संभावना से काफी उत्साहित हो गए। किसी बात की चिंता मत करो निकुंजदा, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें अपनी कार में ले जाऊंगा और तुम्हें शमशान घाट के पास छोड़ दूंगा। निकुंज भूल गए थे कि तारापीठ में शमशान घाट के पास एक मंदिर था और साधु शमशान घाट में ही रहते थे। यहाँ प्रसिद्ध तांत्रिक बामा खेपा रहते थे। बुधवार को निकुंज ने काफी सुबह से ही अपने मेकअप पर काम करना शुरू कर दिया था। असली निकुंज का सफाया उसी क्षण हो गया जब उसने लंबी दाढ़ी, मूछें और एक विग लगाया। उसके कंधों तक लंबे बाल फैले हुए थे। माथे पर चंदन का लेप लगाया था जिसके बीच में सिंदूर का निशान था। गले में रुद्राक्ष की 3 मालाएं डाली थी। अंत में जब उसने अपने कपड़ों से निकलकर भगवा चोगा पहन लिया तो संतोष ने छलांग लगाकर जल्दी से उसके पैर छुए। हे भगवान निकुंजदा, ये तो बढ़िया है। अब आपको दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता। मैं सिर्फ इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ पूरे समय था, नहीं तो मैं भी मूर्ख बन जाता। पिछले कुछ महीनों के अनुभव ने निकुंज के हाथों को तेज चलना सिखाया था। 1:45 वह तैयार हो गया। चिमटे और तांबे का कटोरा एकदम नया था, इसलिए उन्हें भी ऐसा बनाया जाना था मानो वे कुछ समय के लिए उपयोग किए गए हों। शाम 4 बजे तक निकुंज साहा उर्फ घननंद महाराज प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। नया नाम रखना जरूरी था, लेकिन निकुंज ने जितना हो सके कम बोलने का फैसला किया था। साधु लोग आम लोगों से अलग थे। साधु अगर ना बोले तो किसी को अजीब नहीं लगता। नया नाम संतोष का आइडिया था। उसने कहा, जब आप कार से नीचे उतरते हैं निकुंजदा, लोग मुझसे पूछेंगे ही कि आप कौन हैं। आपके पास एक नाम होना चाहिए। घननंद नाम में गहराई और गंभीरता थी। संतोष को बहुत अच्छा लगा। अमूमन वह गाड़ी खुद चलाता था, लेकिन आज उसने एक ड्राइवर लिया। मुझे साधु बाबा के साथ घूमना होगा, उसने ड्राइवर से कहा। तुम्हें कार पर नजर रखनी होगी। इधर निकुंज को लगा कि संतोष से कुछ कहना जरूरी है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मुझे अकेला छोड़ देना। मैं कालिकानंद के अधिक से अधिक निकट आने का प्रयास करूंगा। मुझे यकीन है कि वह उसके पास अन्य साधुओं के समूह होंगे। मैं इनमें से किसी एक में शामिल होने का प्रयास करूंगा। तुम जाकर आगंतुकों के बीच बैठना। चिंता मत करो निकुंजदा, मैं संभाल लूंगा। जब तक संतोष की कार तारापीठ स्थित शमशान घाट पर पहुंची, तब तक सूर्यास्त होने में बमुश्किल आधा घंटा बचा था। यह स्थान अन्य पवित्र स्थानों से अलग नहीं था। मंदिर के बाहर भीड़, सड़क के दोनों ओर फूल, सिंदूर, किताबें, कैलेंडर, चाय, बिस्कुट, समोसा और मक्खियों से भरी जलेबी बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें। लेकिन यहाँ निकुंज का अनुभव न्यू महामाया केबिन से बहुत अलग निकला। यह आश्चर्यजनक था कि कैसे एक भगवा पहना हुआ व्यक्ति सम्मान और प्रशंसा जगा सकता है। जैसे ही वह कार से बाहर आया, लोग, युवा और बूढ़े, पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियां उसके पैर छूने लगे। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, निकुंज का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में अपने आप उठ गया। जल्द ही 1 सेकंड के लिए भी अपना हाथ नीचे करना असंभव हो गया।
अगर संतोष उसके साथ नहीं होता तो शायद पूरी रात उसी जगह खड़ा रहता। कृपया रास्ता बनाएं, संतोष ने कहा और भीड़ में से धक्का दिया। वे अंत में अंदर जाने और अपेक्षाकृत शांत कोने में पहुंचने में कामयाब रहे। अन्य साधु भी थे, सभी भगवा वस्त्र पहने हुए थे, इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ बहुत अधिक अवसर नहीं थे। निकुंज ने चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। बहुत से लोग भगवा पहने हुए नहीं थे, इसीलिए संभवतः वे साधारण लोग थे जो एक साधु को देखने आए थे। एक मिनट के लिए यहाँ रुको निकुंजदा, संतोष ने कहा। जब तक मैं जाता हूँ और जांचता हूँ क्या कालिकानंद बैठे हैं, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और फिर तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं दूर नहीं जाऊंगा। आप मुझे बता देना कि कब वापस जाना चाहते हैं। संतोष कुछ क्षण बाद लौटा और पुष्टि की कि कालिकानंद वास्तव में उस पेड़ के नीचे बैठे थे और भीड़ उनके ज्ञान के शब्दों को सुन रही थी। आगे बढ़ो निकुंजदा, चिंता की कोई बात नहीं। निकुंज बरगद के पेड़ के पास गया। वह चिंतित नहीं था। यहाँ कदम रखते ही उसके मन में पूर्ण संतुष्टि की भावना छा गई थी। उनका मेकअप बेदाग था। वह एक आदर्श कलाकार थे। उन्होंने आश्वस्त महसूस किया। जहाँ निकुंज खड़ा था वहां से कालिकानंद का प्रवचन सुना जा सकता था। निकुंज के पास आते ही उनकी आवाज तेज हो गई। फिर उन्होंने उसे देखा। निसंदेह एक मजबूत व्यक्तित्व उस बाघ की खाल से और मजबूत हुआ जिस पर वह बैठा था। वह जो कह रहा था वह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक प्रतिभाशाली वक्ता था। उनके बोलने के अंदाज में कुछ खास था और उसकी आंखों का सफेद हिस्सा वास्तव में सफेद नहीं था, उनमें गुलाबी रंग का रंग था। क्या यह गांजा पीने का नतीजा हो सकता है? शायद। आसपास लगभग 50 लोग जमा थे और संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। पत्नी के साथ आए थे भुजंग बाबू। तन्मय बाबू भी भीड़ में कहीं बैठे होंगे। भुजंग बाबू काफी पहले आ गए होंगे क्योंकि वह ठीक सामने बैठे थे। कालिकानंद के दोनों ओर और उनके पीछे अन्य साधु बैठे हुए थे। सभी की लहराती दाढ़ी, लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष की माला और उनके शरीर पर राख लगी हुई थी। उनके और निकुंज के रूप में कोई अंतर नहीं था। निकुंज ने भीड़ को पार किया और साधुओं के समूह की ओर बढ़ गए। कहीं दूर से एक भजन की फीकी आवाजें आईं। अचानक गाना जोर से बजने लगा। कारण सरल था, कालिकानंद ने बोलना बंद कर दिया था। निकुंज ने साधु की ओर देखा। कालिकानंद की रक्त रंजित निगाहें अपलक उस पर टिकी थी। निकुंज रुक गया। बाकी सब ने उस पर अपनी नजरें गिरा दी। इस बार कालिकानंद ने बात की। एक फेस? हाँ, क्या साधु बनने के लिए केवल भगवा पोशाक की आवश्यकता होती है और गले में कुछ मोती और शरीर पर राख? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे बालों को खींच लिया? क्या तुमको एहसास है कि क्या हो सकता है? क्या तुम अब भी नाटक करते रह सकते हो? संतोष पल भर में निकुंज के पास था। बस हो गया निकुंजदा, वापस कार में, एक बार में। निकुंज का पूरा शरीर सुन्न महसूस हुआ। जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर चलने लगे उन्हें समर्थन के लिए संतोष पर झुकना पड़ा। उनकी आंखें लगभग बंद थी, लेकिन वह अपने कान बंद नहीं कर सका। कालिकानंद के अंतिम शब्द हवा में उछल गए। क्या आप इस तरह के धोखे का नतीजा जानते हैं निकुंज साहा? निकुंज को अपनी पुरानी जगह छोड़कर कलकत्ता में एक नए फ्लैट में जाना पड़ा। भुजंग बाबू तारापीठ कांड के गवाह थे। इसमें कोई शक नहीं कि उसने गपशप की होगी और फिर उन सभी लोगों का सामना करना असंभव होगा जो उसे जानते थे। सौभाग्य से उन्हें भवानीपुर में एक छोटा सा फ्लैट मिला। किराया 250 रुपये प्रति माह था। कलकत्ता लौटने के बाद भी निकुंज हर बार कालिकानंद के बारे में सोचते ही कांप जाते थे। तांत्रिक को क्या तीव्र अनुभूति थी। निकुंज ने अपने सभी धार्मिक परिधानों से छुटकारा पा लिया। पुजारियों, पंडितों, मौलवियों और भिक्षुओं के लिए बने कपड़े नदी में फेंक दिए गए।
उसे अपने सामान्य स्वरूप में वापस आने में लगभग 3 सप्ताह लग गए। इस दौरान उसके कुछ दोस्त बन गए थे। यहाँ एक और रेस्टोरेंट था जो उसके घर से बहुत दूर नहीं था, जिसे पाराशर केबिन कहा जाता था। यहाँ वे जिन लोगों से मिले, तारक बाबू, नागेंदा, शिबू, वे उनके निंदनीय अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दरअसल शिबू ने एक थिएटर में काम किया था। एक दिन वह अपना नाटक फायरी स्पार्क्स देखने के लिए निकुंज को अपने साथ ले गया। उनके जाने से पहले शिबू ने कहा, आपको मुझ पर किया गया बेहतरीन मेकअप देखना होगा। जब शिबू का मेकअप किया गया तो निकुंज को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये कैसा श्रृंगार था? क्या उन्होंने वास्तव में कभी अच्छा मेकअप नहीं देखा था? अगर उन्होंने निकुंज का काम देखा तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। अगले ही पल उसे तारापीठ की घटना याद आ गई। लेकिन तब तांत्रिकों के पास अक्सर विशेष अलौकिक शक्तियां होती थीं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। निकुंज ने खुद गलत कदम उठाया था, बस। जी हाँ, वह अनुभव डराने वाला था, लेकिन निश्चित रूप से यह अपने पसंदीदा व्यवसाय को पूरी तरह से छोड़ने का कोई कारण नहीं था। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे और भी बहुत से किरदार थे जिन पर उन्होंने हाथ नहीं आजमाया था। क्यों उसने अभी तक खुद को एक अपराधी के रूप में छिपाने की कोशिश नहीं की थी? तांत्रिक के एकमात्र अपवाद के साथ उसने जो भी अन्य भेष धारण किया था, वह हानि रहित और अवर्णनीय था, जैसे भी कोई भी ऐसे पात्र को दूसरी बार नहीं देखेगा। असली चुनौती खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने में थी जिसे हर कोई देखेगा। फिर भी वे मेकअप के पीछे के असली व्यक्ति को पहचानने में असफल होंगे। अपराधी कैसा दिखना चाहिए? क्रूकट बाल, हल्की सी बड़ी दाढ़ी, एक आंख के नीचे एक निशान, एक टूटी हुई नाक, बॉक्सर की तरह। उसके हाथ पर एक टैटू, उसकी गर्दन के चारों ओर एक चेन, एक बटन रहित चेक शर्ट और एक बर्मी लुंगी। तारापीठ के अपने अनुभव के बाद निकुंज को भेस बदल कर कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनका जुनून एक तरह की लत में बदल चुका था। वह तांत्रिक को भूल गया और नए जोश के साथ काम करने लगा। एक कप चाय के तुरंत बाद निकुंज एक सुबह अपने शीशे के सामने बैठ गया। इसलिए उन्हें अखबार देखने का मौका नहीं मिला और इसीलिए किद्दरपुर में दोहरे हत्याकांड की खबर और फरार बदमाश बाघा मंडल की तस्वीर से चूक गए। अगर उन्होंने देखा होता तो निस्संदेह उन्होंने अपना मेकअप थोड़ा अलग तरीके से किया होता। करीब 6 महीने पहले एक दुस्साहसी डकैती के बाद बाघा मंडल की एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी। उस मौके पर भी बाघा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था। उसकी तस्वीर आम जनता को चेतावनी देने के लिए प्रकाशित की गई थी। क्या निकुंज ने उस समय उसकी तस्वीर देखी थी? और क्या यह किसी तरह उनकी स्मृति में बनी हुई थी? नहीं तो फिर वह बाघा मंडल की तरह दिखने के लिए खुद का वेश क्यों शुरू करते? लेकिन अगर उसने तस्वीर देखी भी थी तो जाहिर तौर पर वह उस कहानी के महत्व को नहीं समझ पाया था जो उसके साथ थी। अगर वह होता तो उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि जिस तरह से लोग पराशर केबिन में आते ही जल्दी से एक मेज पर आकर बैठ जाते थे। क्या मामला था? सब लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? कहाँ गायब हो गया मैनेजर? वेटर इतना पीला क्यों पड़ गया था? निकुंज को कैसे भी पता चला कि मैनेजर पुलिस को फोन करने के लिए अगले दरवाजे केमिस्ट के पास गया था और उसका फोन कॉल पुलिस वैन को निकुंज के पड़ोस में लाएगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में जैसे निकुंज के देवदूत ने कदम रखा। हालांकि उसने उसे इस गंदगी से बाहर निकालने के लिए मदद की पेशकश नहीं की, लेकिन उसने निश्चित रूप से एक छोटी उंगली की पेशकश की। निकुंज की नज़र अचानक एक खाली कुर्सी पर पड़े अखबार पर पड़ी। जिस पन्ने पर इसे खोला गया था उस पर बाघा मंडल की तस्वीर थी। इसमें एक छोटा कुरकुरा लेखन था। यह वही चेहरा था जो आज सुबह निकुंज के आईने में धीरे धीरे जीवंत हो उठा था। निकुंज को अपने हाथ पांव काफी भारी लगने लगे, लेकिन वह लेख पढ़ने के लिए खुद को कागज उठाने से नहीं रोक पाए। सब कुछ एक बार एक जगह पर आने लगा। उसने
खुद को जबरदस्ती उठाया और जितना हो सका आराम से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। फिर वह अपने घर की ओर उतनी ही तेजी से चलने लगा जितनी तेजी से उसके पैर उसे उठा सकते थे। दौड़ने से सबका ध्यान आकर्षित होगा। उसे अपने घर पहुंचने में 10 मिनट लगे। रास्ते में उसने एक वाहन की आवाज सुनी और समझ गया कि यह पुलिस वैन है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आने दो उन्हें, पुलिस को बेवकूफ बनाया जाएगा। जब तक वे सीढ़ियां चढ़ते तब तक निकुंज साहा का वेश गायब हो चुका होता। पुलिस को निकुंज साहा मिले तो कोई बात नहीं, आखिर निकुंज अपराधी नहीं था। उसने अपने नौकर से कहा कि वह उसे एक कप चाय पिलाए और दरवाजा बंद कर दिया। ओ नहीं, बिजली कटौती हो रखी थी। जापानी जनरेटर शुरू करने में उसे थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, मोमबत्तियां थी, लेकिन पहले उसे अपने कपड़े उतारने होंगे और वह अंधेरे में किया जा सकता था। निकुंज ने लुंगी, शर्ट और काली जैकेट निकाल कर अपने बिस्तर पर फेंक दिए। फिर उसने अपना पजामा बदला और अपने मेज की दराज से एक मोमबत्ती निकाली। उसने उसे जलाया और अपने शीशे के सामने रख दिया। पुलिस का अभी भी कोई अता पता नहीं था। शायद वे पूरे इलाके में तलाश कर रहे थे कि बाघा कहाँ छिपा है। निश्चित रूप से इस इमारत में किसी ने भी उसे अंदर आते नहीं देखा था, लेकिन हो सकता है कि पड़ोस के घरों में लोगों ने देखा हो। निकुंज ने अपना मेकअप हटाना शुरू किया। उसे पहले अपनी नकली मूछें उतारनी होंगी। नकली मूछें छोटी थी तो निकल क्यों नहीं आई? स्पिरिट गम में फंसी कोई भी चीज आमतौर पर पहली बार खींचने पर निकल जाती हैं। ये क्यों नहीं हुआ? निकुंज मोमबत्ती को अपने चेहरे के करीब ले आया और शीशे की ओर देखा। उसका खून जम गया। मूछें असली थी। प्रत्येक बाल उसकी अपनी त्वचा से निकले थे। उन पर गोंद का कोई निशान नहीं था। विग भी विग नहीं था। यह उसके अपने बाल थे। जो हल्की बड़ी दाढ़ी उसने एक एक बाल को चिपकाकर बनाई थी, वह भी एकदम असली लग रही थी। और निशान? पृथ्वी पर कोई भी कलाकार केवल पेंट और प्लास्टिसीन की मदद से उस निशान को नहीं बना सकता था। यह 19 साल पहले एंटली में बदरू शेख के साथ लड़ी गई लड़ाई का परिणाम था। बाघा, जो उस समय राधु मंडल कहलाते थे, तब अपराध और अपराधियों की दुनिया में एक प्रशिक्षु थे। मेघनाथ रक्षित से व्यापार के गुर सीख रहे थे। पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। जमीन पर गिरे हुए बेहोश बाघा मंडल पर निरीक्षक ने एक शक्तिशाली टॉर्च डाली। क्या यह आदमी इस घर में रहता है? उसने निताई से पूछा। जी श्रीमान, वो मेरे मालिक हैं। किस नाम से जानते हैं इन्हें? निकुंज बाबू, साहा बाबू। हाँ, सज्जन होने का नाटक कर रहा था। फिर उसने अपने सिपाही से कहा, उसे हिलाओ और तब तक हिलाते रहो जब तक कि उसे होश ना आ जाए। तब हम तय करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और निष्क्रिय आकृति पर निशाना साधा। विग उतर गया और पहले झटके के साथ जमीन पर गिर गया। फिर मूछें आई और फिर निशान निकल गया। साथ में नायलॉन का जाल और अतिरिक्त प्लास्टिसीन जिसके साथ नाक का आकार बदल दिया गया था। तब तक निकुंज पूरी तरह होश में आ चुका था। पुलिस की कड़ी चेतावनी का वह प्रभाव था जो एक तांत्रिक की धमकी में भी विफल रहा था। निकुंज अब क्ले मॉडलिंग पर बहुत कुछ पढ़ रहा है। क्योंकि नदी दूर नहीं है, इसीलिए निताई के लिए यह संभव है कि वह अपनी जरूरत की सारी मिट्टी ला सके। निकुंज ने निताई को अपने पहले मॉडल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।